मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी इंडियंस को, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या इंडिया से बाहर कहीं भी दुनिया में रह रहे हों। आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी टीम ने फिर से एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और हम पहली टीम बन गए हैं जिसने T20 वर्ल्ड कप अब 3 बार जीत लिया है। और पहली ऐसी टीम बन गए हैं जिसने अपना टाइटल डिफेंड किया है, क्योंकि 2024 में भी हम ये वर्ल्ड कप जीते थे और 2026 में हम फिर से वर्ल्ड कप जीत गए हैं और पहली टीम बन गई है जिसने अपने घर में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करते हुए जीता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया की जो इस T20 वर्ल्ड कप की जर्नी रही है और उससे पहले 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से जो ये टीम तैयारी कर रही थी इस वर्ल्ड कप के लिए, और क्या कुछ हुआ पिछले 2 सालों में इंडिया की टीम के साथ, और उसके बाद हम लोगों ने कैसे इस बड़ी चीज़ को अचीव किया है, इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और हमारी टीम जो है वो अभी T20 की इनविंसिबल टीम है भाई, उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है। और इस वर्ल्ड कप में से साउथ अफ्रीका थी जिससे हम लोग एक मैच हारे। उस मैच में ऐसा लगा कि यार बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेला, बट उसके अलावा उसके बाद जिस तरीके की फॉर्म में टीम इंडिया आई है, जहाँ पे उनको पीक करना चाहिए था जिस टाइम पे, उस टाइम पे उन लोगों ने पीक किया और फाड़ दी भाई सारी टीमों की। तो बात करेंगे 2024 से एक्चुअली, जहाँ पे, और उससे भी पहले मैं जाना चाहूँगा क्योंकि आज इस टीम का जो माइंडसेट है ना, उसकी कहानी 2022 से स्टार्ट होती है। 2022 में जब इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का। तो सेमीफाइनल में 10 विकेट से भारी बहुत ही बड़ी हार इंडिया को झेलनी पड़ी थी। तब के कप्तान रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक से कहा था कि यार मैं इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी टीम, हमारी टीम, हमारा देश इस तरीके का क्रिकेट खेले और इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। इस माइंडसेट से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपना क्रिकेट खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो एज अ सब कॉन्टिनेंट टीम या फिर जो एज अ इंडियन कभी भी आप ये समझो कि यार एक सही रास्ता नहीं माना जाता है या एक सही तरीका नहीं माना जाता है क्रिकेट खेलने का, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों ये बात आप लोगों ने भी नोटिस की है या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन हम इंडियंस का या फिर हम सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें हैं ना, उन लोगों में एक चीज़ हमेशा से रही है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए ना बहुत ज़्यादा पुश करते हैं अपने आप को, जो कई बार टीम के हित में भी जाता है। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा, हम खुद एज ऑडियंस बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। यार पता नहीं क्यों हम लोग को बहुत ऑब्सेस्ड, सेंचुरीज से ऑब्सेस्ड रहते हैं, विकेटों से ऑब्सेस्ड रहते हैं। खैर हमारा तो देश हमेशा से बल्लेबाजों के लिए ही जाना गया है, वो तो जसप्रीत बुमराह और उससे पहले बहुत सारे पेसर्स हैं और स्पिनर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है इंडिया के लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक अलग ही लीग का खिलाड़ी है। खैर उस पर आएंगे हम लोग। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोगों में पता नहीं एक अलग सी है कि यार हमारा कोई बल्लेबाज 80s में 90s में आउट हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अरे यार सेंचुरी मिस कर दिया यार उसने। जबकि प्लेयर का माइंडसेट है ना ऐसा होना चाहिए, जो अभी है, थैंक गॉड, जो अभी इस टाइम पे है हमारी टीम के प्लेयर्स का माइंडसेट कि नहीं यार टीम की जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम जीतनी चाहिए। सेंचुरीज, हाफ सेंचुरी, ये सब मायने नहीं रखती है। आपके इंडिविजुअल जो भी अचीवमेंट्स हैं वो मायने नहीं रखती है। सबसे पहले टीम जीतनी चाहिए, देश जीतना चाहिए, और उसके बाद अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा माइंडसेट 2022 के बाद से एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हुआ जब रोहित शर्मा ने एक फ़ैसला लिया कि यार हम लोग एक अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग एक ऐसे तरीके का क्रिकेट खेलेंगे जो शायद भारत ने कभी पहले नहीं खेला है, और हम लोग चढ़ेंगे दूसरी टीमों पे। और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद से ही करी। उन्होंने किसी और को नहीं बोला कि तू भाई जाके ये कर या तू जाके वो कर, और बोला भी होगा तो एग्जाम्पल खुद सेट किया उन्होंने। वो ऊपर से उस तरीके की इनिंग खेलते हुए आते थे कि वो ध्वस्त कर देते थे सामने वाली टीम को। उसके बाद आगे जाके हर एक खिलाड़ी को ऐसा लगा कि अरे यार हमारा कप्तान कर रहा है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और धीरे 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 करके सालों सालों के बहुत सारे
सालों के बाद या 4 सालों के बाद अब टीम का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि भाई हम तो सामने वाली टीम को पेलेंगे। और ये देख के जितनी खुशी होती थी उसका मतलब मैं बयां नहीं कर सकता हूँ अपनी खुशी यार। जिस तरीके से हमने 2023 में वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, पूरे सारे मैचेस जीते थे हम लोगों ने 10 के 10, लेकिन 11वां मैच हम लोग हार गए थे फाइनल में, इसी स्टेडियम में जहाँ पे कल फाइनल हुआ था। और उसके बाद बहुत दिल टूटा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता, और जब वो जीता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीत भी बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही मायने रखती है। लेकिन वो जो जीत थी ना यार 2024 की, वो एक अलग तरीके का सुकून देती है, एक अलग तरीके का आपको मुझे नहीं बताया, मैं तो मतलब कल मेरे आंखों में आंसू नहीं थे इंडिया के जीतने के बाद। खुशी थी ज़रूर थी, लेकिन 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक एक रोया था। मतलब मैं बहुत रोया था, मेरे मेरे रूममेट्स रोए थे, हम जितने लोग जीते थे हम लोग रोए थे, क्योंकि एक रिडेम्पशन था हम लोग के लिए भी यार कि हमारा 23 कैसे मिस हो गया हम लोग को, वैसा था। और 24 जब हम जीते थे तो यार दिल को एकदम इतना गदगद फील हुआ। फिर उसके बाद सोचिए आप, हम एक ट्रांजिशन में गए हैं एज अ टीम T20 में। हमारे सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली, और सबसे बड़े कप्तानों में से एक रोहित शर्मा, सबसे बड़े प्लेयर वो भी, और हमारा सबसे बड़ा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वो हमारी टीम से चले गए। तीन इतने बड़े खिलाड़ी हमारी टीम से चले गए, हमारी टीम पूरी ट्रांजिशन में गई है, हमारा कप्तान चेंज हुआ, हमारी टीम चेंज हुई, हमारे नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों का थोड़ा सा मिक्स किया, लेकिन फिर पुराने खिलाड़ियों को जैसे KL राहुल वगैरह, श्रेयस अय्यर जैसे इतने ताबड़तोड़ खिलाड़ियों की जगह नहीं है इस T20 टीम में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की हमारी टीम है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय हमें हमारा जाता है IPL को भी, क्योंकि IPL ने जिस तरीके के खिलाड़ी हमें दिए हैं, आज हम सीना चौड़ा करके किसी के भी सामने खड़े हो जाते हैं अपनी T20 टीम लेके, और सामने वालों की फटती है। आप ये मानेंगे कि 2024 से लेके 2026 के बीच में हमने एक भी T20 सीरीज़ हारी नहीं है, एक भी सीरीज़ हमने हारी नहीं है। श्रीलंका में शायद हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो सीरीज़ को, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक भी सीरीज़ नहीं हारे हैं। सारी बायलैटरल सीरीज़ हम लोगों ने जीती है, और ऐसी जीती है कि सामने वाली टीम खौफज़दा हुई थी हम लोगों से। इसीलिए जब हम इस वर्ल्ड कप में आ रहे थे, इंडिया में ही वर्ल्ड कप होने वाला था, तो हम टॉप फेवरेट मतलब बिल्कुल एकदम थे कि हाँ भाई इंडिया ने ही जीतना है, बाकी टीमें खेलने के लिए आएंगी। और अब बात कर लेते हैं इस वर्ल्ड कप की। तो इस वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम खेलने के लिए आई थी, तो सबको ऐसा लगा था कि यार 300 रन मार देगी टीम इंडिया और तहस नहस कर देगी सामने वाली टीम को। 23 वर्ल्ड कप में जिस तरीके का हमारा डोमिनेशन रहा था, उस तरीके का ही डोमिनेशन इस वाले वर्ल्ड कप में भी रहेगा। और पहले ही मैच में हमें बहुत ही तगड़ा झटका लगा, जब USA ने बेहतरीन गेंदबाजी करके हमारे पूरे टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, मिडिल ऑर्डर को आधा तहस नहस कर दिया। वहाँ पे सूर्य कुमार यादव खड़े थे टीम के लिए, और एक रिस्पेक्टेबल से भी बहुत ऊपर उन्होंने एक टीम को एक टोटल अचीव करवाया। उसके बाद हमारे गेंदबाज आए जिनकी पिटाई हुई, जो ऐसा हमें लगा था कि हम काफ़ी इजीली USA से जीत जाएंगे, लेकिन USA ने अपना 200% दिया और नेक टू नेक इंडिया से लड़ा है वो, और बहुत आसान जीत उसने इंडिया को दी नहीं। तो उस टाइम पे बहुत लोग शॉक हो गए थे, और बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि यार ये तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग तो चाहते थे कि इंडिया डोमिनेटिंग तरीके से जीते। और लोगों को ना समझ में आना चाहिए कि T20 क्रिकेट इस तरीके का होता है कि यहाँ पे तुम ये नहीं सोच सकते यार कि मतलब पीट देंगे, एक तरफा हरा देंगे। हरा भी सकते हो आप, जैसे आप फाइनल में हुआ कल, एक तरफा आपने हराया, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि T20 में बहुत 20 ओवर का ही गेम है एक इनिंग का, 40 ओवर का टोटल गेम है। बहुत सारी चीज़ें तुरंत तुरंत चेंज होती हैं, और कोई भी किसी भी टाइम पे पीक कर सकता है। और उस टाइम पे अगर आपने मोमेंटम आपके साथ रहा है और आप जा रहे हो उस फ्लो में, तो आप निकाल सकते हो मैच। तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, जैसे कि हमने देखा जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो आप T20 में तो एटलीस्ट किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते हैं। खैर उसको छोड़ दें। और USA ने बहुत ही बेहतरीन गेम खेला। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, इस T20 वर्ल्ड कप की ना अगेन वैसे ही 24 जैसी एक खासियत है
कि इस पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे टूर्नामेंट में एक ना एक खिलाड़ी ने आगे आके खड़ा हुआ है और बोला है कि भाई मैं जिताऊंगा अपनी टीम को। और आगे जब हम बात करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ और किस लिए बोल रहा हूँ। और मतलब इतनी खुशी होती है ना यार देख के कि अपनी टीम एक ऐसी टीम है जहाँ पे हम 11 के 11 खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं कि जिस दिन जिसका दिन रहा वो अपना इंडिया को मैच जिता के लेके जाएगा। और ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी 99 से लेके 2007 तक उनका डोमिनेशन था 50 ओवर वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब ऐसा डोमिनेशन कि ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने में लोग डरते थे कि यार ये सामने ना आ जाए। और ऐसा ही डोमिनेशन अभी इंडिया का T20 क्रिकेट में है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार नॉकआउट स्टेज में या फिर कोई बड़े मैच में इंडिया हमारे सामने नहीं आ जाए, क्योंकि ये जब मारेंगे तो एक से बढ़कर एक राक्षस है, एकदम ख़त्म कर देंगे। और बॉलिंग में हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं मानता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं 1996 से क्रिकेट देख रहा हूँ, जब मैं 2-3 साल का था। और तब से मैं थोड़े थोड़े क्रिकेट की मेरे को समझ हुई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा समझ हो गई, फिर जब 2003 वर्ल्ड कप देखा तो प्यार ही हो गया क्रिकेट से। तो तब से मैं ये देख रहा हूँ भाई, लेकिन मैंने दुनिया में जसप्रीत बुमराह से बड़ा बॉलर एटलीस्ट मैंने जो भी मैचेस देखे हैं, लाइव मैचेस, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 1999 के बाद से जितने भी मैंने लाइव मैचेस देखे हैं, मेरे को इससे बड़ा बॉलर आज तक मैंने नहीं देखा। और मैं उसको सबसे बड़ा बॉलर मानता हूँ भाई, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी मैचेस लाइव देखे हैं। और एरा वेरा की बात नहीं करूँगा, मैं तो ये बोलूँगा कि अब तक का सबसे बड़ा बॉलर, इतना इम्पैक्टफुल, हर बार जब टीम को ज़रूरत है आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कर ही रहे हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि अरे यार नहीं हुआ। मतलब 100 में से 99 बार आप परफॉर्म कर रहे हो और एक मैच में नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम हार रही है। तो आप समझ रहे हो कि कितना। कभी सचिन तेंदुलकर का ऐसा हुआ करता था कि अगर सचिन चलेगा तो इंडिया जीतेगी, सचिन नहीं चलेगा तो इंडिया नहीं जीतेगी। वो ऑरा है भाई इस टाइम पे हमारे जसप्रीत बुमराह का। और वो क्या बॉलर है, उसके बारे में मैं जितनी बात करूँगा ना उतनी कम है भाई। मैं उसको मतलब मैं मानता हूँ भाई, उसको टॉप पे मानता हूँ, और वो टॉप पे है और वो रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि उस स्किल का बॉलर आना मुझे नहीं लगता है, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास ऐसा बॉलर नहीं है अभी। तो इंडिया में दूसरा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स निकलें। हमारे पास अभी सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह है। हमें अगर डोमिनेट करना है वनडे में भी, टेस्ट में भी, तो हमें भाई कम से कम 3 जसप्रीत बुमराह चाहिए। क्योंकि जसप्रीत बुमराह का हमें पता है कि उसका वर्कलोड हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। वो नेशनल ट्रेजर है तो उसको ट्रेजर जैसा रखना भी हमें पड़ेगा। हम बिल्कुल भी लाइट में नहीं ले सकते उस बंदे के लिए कुछ भी चीज़ें। और बीसीसीआई बहुत अच्छे से मैनेज भी करता है उसको। लोग बोलते हैं अरे यार सारे मैच क्यों नहीं खिलाते हो, ये वो। भाई नहीं खेल सकता वो सारे मैच, उसको खेलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स जीतने हैं। बायलैटरल में हमें अच्छा परफॉर्म करना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बायलैटरल हार जाओ घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब बड़े टूर्नामेंट्स हों, आईसीसी के टूर्नामेंट्स हों, तो इंडिया जीते, और उसके लिए हमें जसप्रीत बुमराह चाहिए और जसप्रीत बुमराह जैसे और बॉलर्स भी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और मैचेस के भी। जितना जितना वर्ल्ड कप आगे जाता रहा ना, उतना उतना टीम इंडिया की आलोचना होती रही, क्योंकि हम लोग मैचेस जीत रहे थे लेकिन उस कन्वेंशनल तरीके से नहीं जीत रहे थे जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया को। क्योंकि इस तरीके का एक मतलब यार समझ रहे हो कि किस तरीके की क्रिकेट खेली होगी इंडिया ने पिछले 2 साल में, कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई 40-50-60-70 रन की जीत भी जीत नहीं है। अगर आप 200 रन बना रहे हो तो वो मज़ा नहीं आ रहा भाई, हमें 250-300 रन देखने इंडिया की टीम से, क्योंकि उस तरीके के खिलाड़ी हैं। और फिर वही अगेन फिर पाकिस्तान से मैच हुआ, और पाकिस्तान से मैच मतलब मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता यार। मैं उस देश को ना ही कुछ मानता हूँ और ना ही उनकी टीम को कुछ मानता हूँ। वो लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ जहर उगल सकते हैं, वो लोग सिर्फ गलत चीज़ें कर सकते हैं हमारे देश के ख़िलाफ़। हमारे देश से जीत तो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम का स्टैंडर्ड और हमारी टीम का स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान भी मैं कम बोलूँगा, वो कि उसका फ़र्क भी मैं कम बोलूँगा। ये लोग पाताल में कहीं पे हैं और हम लोग स्वर्ग में कहीं पे हैं। उस तरीके का हम दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस है। और फिर उस मैच में
ईशान किशन की जो पारी थी उसने मैच को अलग ही मोड़ पे लेके गया था और वो उसकी पारी के बाद पाकिस्तान ऑलरेडी हार मान चुकी थी। फिर पंड्या ने पहले ओवर में ही वो डॉक्यूमेंट्री वाले हीरो का विकेट लेके और फार्मिंग कर दी थी कि वो पीछे बॉल भी नहीं देखी, सीधा चलता ही गया फरहान के पास। और मतलब फिर ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को निकालो और गेम ख़त्म। मैं चाहता था कि बाबर ज़्यादा देर तक खेले ताकि इंडिया की जीत सुनिश्चित हो, लेकिन बाबर के आउट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ उनके पास बैटिंग थी नहीं। और पाकिस्तान के बारे में मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ। वो तो ईशान किशन ने वो जो पारी खेली है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। उस बंदे का कमबैक भी भाई एक ऐसा ड्रीम कमबैक लगता है, ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है भाई और उस मूवी में ईशान किशन हीरो की तरह एंट्री मारता है। मतलब आप समझो कि वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि उसको क्या, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता था कि ईशान किशन आएगा और कुछ इस तरीके का करके चला जाएगा। न्यूजीलैंड की जब सीरीज़ हुई उसमें जब वापसी हुई और जिस तरीके की बल्लेबाजी ईशान ने करी है, मतलब भाई बावले हो गए लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो गया इस बंदे को। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ प्रज्ञान ओझा का, आरपी सिंह का, क्योंकि हमारे सेलेक्टर कमेटी में हैं और इन लोगों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी थी शायद, जहाँ पे जो T20 फॉर्मेट में हुई थी और जहाँ पे ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा वहाँ पे मौजूद थे और उनको लगा कि नहीं यार, इस बंदे को हमारी T20 टीम में होना चाहिए एज अ सेकेंड विकेट कीपर एंड बैट्समैन ऑप्शन, क्योंकि उससे पहले जितेश शर्मा ने एशिया कप खेला था और उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं थी यार, उसने कुछ ख़राब नहीं किया था या फिर उसको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला था। बट वही है ना, किस्मत का खेल है भाई। मतलब भगवान जब चाहेगा जिसको चाहेगा वो वैसा उसका रास्ता बनता जाएगा। ईशान किशन ने वहाँ परफॉर्म किया, उसके बाद वो टीम में आया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, एक तरफा मैचेस इंडिया को जिताए और फिर वर्ल्ड कप टीम में आ गया। मतलब इमेजिन कर लो कि 2-3 महीने पहले तुम्हें पता नहीं है कि तुम साला खेलोगे भी या नहीं खेलोगे और सीधा उसके बाद 2-3 महीने बाद आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। भाई आपके देश में वर्ल्ड कप हो रहा है और आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ब्यूटीफुल स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी। इससे पता चलता है कि आप कभी हार मत मानो। अगर आपको अपने स्किल पे यकीन है, आपको अपने टैलेंट पे यकीन है, तो बस डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहो, भगवान आपको ज़रूर कामयाबी देगा एक दिन। और उसके बाद भाई मतलब जो भी कुछ ईशान किशन ने किया वो एक ड्रीम की तरह था। पाकिस्तान के बॉलर्स को, घंटा को समझ में नहीं आया, बल्लेबाजों को हमारे बॉलर समझ में नहीं आया। वो एक कन्वेंशनल जीत थी हमारी ग्रुप मैचेस में। और उसके बाद फिर हमारे नीदरलैंड के संग जो मैच था वो भी इंडिया उस तरीके से नहीं जीती जिस तरीके से जीतना चाहिए था। आलोचनाएं स्टार्ट हो गई, लोग बोलना चालू कर दिए कि नहीं भाई कमज़ोरी पकड़ में आ रही है। अभिषेक शर्मा हमारा जो नंबर 1 T20 बैटर है वो नहीं चल रहा था, 3-0 उसके हो चुके थे और हम लोग सब परेशान थे, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन वो चलेगा उस दिन दूसरे वाली टीम सोच भी नहीं सकती है मैच में जीतने का। तो आप सोचो कि बहुत दूर की बात है, चुनौती देने तक का नहीं सोच सकती है, क्योंकि वो 250-300 की स्ट्राइक रेट से नीचे फिर खेलता नहीं है। तो उस तरीके के प्लेयर का जब 3-0 आ गया तो वो भी बेचारा कितने प्रेशर में था, हम भी इतने प्रेशर में थे। बहुत आलोचनाएं हुई, बहुत बोला गया कि यार इसकी कमज़ोरी पकड़ी गई है, बड़े टूर्नामेंट में दिख गया, ये है फलाना ढिकाना है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि पिछले 1-1.5 साल में उसने पूरा वर्ल्ड घूमा है और बड़ी बड़ी टीमों से खेला है। ऐसा नहीं कि बाबर की तरह जिम्बाब्वे से खेल के उसने अपनी रैंकिंग नंबर 1 की है, नहीं भाई, टॉप की टीमों के संग खेला है, टॉप जगह जगहों पे जाके खेला, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला है, हर बड़ी बड़ी जगह में जाके खेला है और जीत दर्ज की है और नंबर 1 जो पोजीशन है वो अपनी हासिल की है। तो है वो बंदे में बात है, टाइम सही नहीं था, बहुत सारी गलतियां भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हो रही थी, गलतियां भी हो रही थी। आपको पता है कि आपकी वो कमज़ोरी है तो आपको उस पर काम करना। अभी तो खैर बहुत ही यंग है अभिषेक और आगे जाके बहुत काम करेगा। और युवराज भी देख रहे होंगे जो उनके मेंटोर हैं, और वो भी इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होंगे और फिर जब मौका मिलेगा तो ज़रूर वो उसके अभिषेक के संग उस पर काम करेंगे और वो और बेहतर प्लेयर बन के निकलेंगे। बट
अभी तक वो तरीके की परफॉर्मेंस अभिषेक से नहीं आ रही थी जो एक्चुअली हमें चाहिए थी। और फिर उसके बाद वो हुआ जिसका मुझे ऐसा लगता है कि यार अगेन एक ऐसी कहानी जिसका कुछ पता ही नहीं, मतलब कैसे हो गया, क्या हो गया, आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके की चीज़ें हो गई। अभिषेक ने परफॉर्म नहीं किया तो टीम का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ा हमें, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन टॉप ऑर्डर में मजबूरन करना पड़ा, अदरवाइज अभिषेक और ईशान आ रहे थे, सब लेफ्टी लेफ्टी लेफ्टी, बहुत ज़्यादा लेफ्टी हो गए थे, तो टीम का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ा। रिंकू बेचारे को टीम से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद अपना संजू संजू सैमसन जिनके लिए ये वर्ल्ड कप एक ड्रीम की तरह है, एक सपने की तरह है, जो वो उस सपने से कभी भी बाहर नहीं आना चाहेंगे, इतना खूबसूरत सपने की तरह है। आप समझो ना कि यार वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप एक सीरीज़ खेलते हो, 5 मैचेस खेलते हो और आप 80-90 रन बना पाते हो उन 5 मैचों में। टीम आप पे फेथ दिखाती है, आपको मौका मिलता है, इतने सालों से 10-11 सालों की आप तपस्या है आपकी, सब लोग चाहते हैं, सब लोग आपको प्यार करते हैं, आप जिस तरीके के इंसान हो, सब चाहते हैं कि आप कामयाब हो, आप उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे सब आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन मौके मिलने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब आप परफॉर्म करते हैं तो कोई और आपसे ज़्यादा इतना अच्छा परफॉर्म कर देता है कि आपको उनकी जगह आपको आपकी जगह छोड़नी पड़ती है उनके लिए। मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, मतलब इतनी कहानी है, ऐसा लगता है क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी है। और फिर संजू आते हैं टीम में और हम लोग जो है साउथ अफ्रीका के संग जो मैच हार जाते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें चेंज होती हैं, टीम कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया जाता है, संजू टीम में आते हैं। उसके बाद एक अलग तरीके की हिंदुस्तान की टीम नज़र आती है। फिर जैसे ही साउथ अफ्रीका से मैच हारते हैं, हमारा इस वर्ल्ड कप में रहना भी एक तरीके से सवाल की तरह बन जाता है और बहुत आलोचनाएं होती हैं, बहुत इस टीम इंडिया की बुराई होती है, कोच की बुराई होती है, कप्तान की बुराई होती है। कप्तान ने अभी तक एक मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद कप्तान के तरफ से उस तरीके की परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। और इसके बीच में तिलक ने साबित किया कि क्यों इतना बड़ा प्लेयर है और एक एंकर रोल उसको दे दिया गया और कहीं ना कहीं वो फंसता हुआ दिखा उसमें। ईशान किशन एक तरफ से पीटे जा रहे थे। शिवम दुबे, उस बंदे के लिए जितना बोला जाए उतना कम। हार्दिक पांड्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे, हालांकि उस तरीके का उनका वर्ल्ड कप गया नहीं है जिस तरीके का वो प्लेयर है जितना बड़ा, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंसेस ग्रुप स्टेजेस में और सुपर 8 में बहुत अच्छी रही थी। और भाई शिवम दुबे, उस बंदे के बारे में जितनी बात होनी चाहिए ना उतनी हो नहीं रही है, टू बी वेरी ट्रू। उस बंदे का कंट्रीब्यूशन, उस बंदे ने बल्लेबाजी में जिस तरीके का उसने पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके की बल्लेबाजी की थी, जो रोहित शर्मा किया कर रहे थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। छोटे छोटे से नॉक्स, लेट आना, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना, 180 200 का स्ट्राइक रेट लेके, 250 30 इस तरीके के स्ट्राइक रेट लेके टीम इंडिया के टारगेट्स को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक इंडिया शायद नहीं पहुँच पा रही थी। बट शिवम दुबे की हिटिंग इस तरीके की है, उसका रेंज इस तरीके का है कि वो वहाँ पे हमें टोटल पहुँचा रहा था। तो उसके बाद हाँ, जब साउथ अफ्रीका से मैच हारी तो ऐसा हो गया था कि आप साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज़ को हराना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये वर्ल्ड कप। फिर जब साउथ अफ्रीका ने एक बार वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया तो फिर हमारे लिए सीधा सीधा सा था कि भाई अपने दोनों मैचेस जीतो और सेमीफाइनल में जाओ, और फिर किसी को बोलने के लिए नहीं होगा कि यार भाई इंडिया ने किया या नहीं किया। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको सुनना पड़ेगा भाई, आपको सुनना पड़ेगा। और उसके लिए शायद टीम भी रेडी थी और उनको भी समझ में आता है कि यार हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम लोग सुनेंगे, विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक जीत आई जो आनी ही चाहिए थी, जिसके लिए सभी उसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि जिम्बाब्वे हमें हरा देगी। और वो एक जीत आई, वो भी अगेन कन्वेंशनल जीत नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगा कि यार 255 बनाने के बाद भी हम 50-60 रन से जीत रहे हैं, 200 दूसरी टीम ऑलमोस्ट बना दे रही है, हम क्या किस तरीके की हमारी बॉलिंग हो रही है, ये है फलाना है ढिकाना है। उसके बाद इस वर्ल्ड कप का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आता है
जहाँ पे एक एक मैच जीतने के बाद अपना लास्ट मैच दोनों टीमें खेल रही हैं, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया। और वो मैच इतना बड़ा था, उसकी इतनी बातें हो रही थी। वेस्ट इंडीज़ जिस तरीके की फॉर्म में थी, डेडली फॉर्म में थी, और सब लोगों की फटी पड़ी थी वेस्ट इंडीज़ से। लेकिन सबको ऐसा था कि यार क्या इंडिया निकाल पाएगी ये मैच। मुझे मैं आपको सच बताऊं, जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, मैं अपने दोस्तों से यही बोल रहा था कि भाई देखो, इस वर्ल्ड कप को इंडिया ही जीतेगी। अब वो कितने डोमिनेटिंग तरीके से जीतती है या फिर डोमिनेटिंग तरीके से नहीं जीतती है, वो बात अलग है। और मैं बात करूंगा तुमसे फाइनल की बात, देखना जब हम इंडिया जीत जाएगी तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें बोलूंगा कि देखो भाई, मैंने वर्ल्ड कप से पहले बोला था कि इंडिया ही जीतेगी। बट भाई, वो जो मैच था, वो था इस वर्ल्ड कप का टर्निंग पॉइंट। जैसे एक होता है ना कि फिल्म में आता है एक मिड ब्रेक, और मिड ब्रेक जैसे आपने धुरंधर देखी होगी, तो उसमें मिड ब्रेक जब आता है उससे पहले एक तगड़ा सा सीन पे वो एंड होता है। वही था इस वर्ल्ड कप के लिए मिड ब्रेक हमारा। जिस तरीके की बल्लेबाजी उस दिन संजू सैमसन ने की है, वो दिखाता है कि वो कितना बड़ा और कितना क्लास का प्लेयर है। पूरे अपनी ज़िंदगी के 10-11 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो उसने पूरा झोंक दिया। वो सारे दिन, वो सारी यादें झोंक दी जो वो बेंच पे बैठा रहा था, लोगों को वर्ल्ड कप जीता हुआ देख रहा था। पिछले वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा उसे टॉस से पहले फाइनल में टॉस से पहले 10 मिनट बात करते हैं कि भाई मैं तेरे को क्यों नहीं खिला पा रहा हूँ। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। और रोहित शर्मा की वो बात याद आती है जब वो वर्ल्ड कप के पहले दिन संजू से मिले थे और बोले थे कि भाई बहुत लंबा टूर्नामेंट है, तैयार रहना, मौका मिलेगा। और मौका मिलता है, और वो जिस तरीके से उस मौके को भुनाता है, ओ माय गॉड, द लेवल ऑफ बैटिंग ही डिड दैट डे। उसने एक तरफा मैच खींच दिया भाई। 196 का टारगेट इंडिया को मिला था, और एक पॉइंट पे भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इंडिया ये मैच हार जाएगी कभी भी। संजू जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस दिन भी भाई वो बंदा अपनी 100 के लिए नहीं गया था, उसको ये था कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, मेरी टीम पहले जीतनी चाहिए। अपना पर्सनल माइलस्टोन पीछे रखा है और टीम के लिए खेला है, इसीलिए वो बहुत बड़ा प्लेयर है। क्यों लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, क्यों उसको कंपेयर करते हैं रोहित शर्मा से, वो उसने उस दिन दिखाया। अगर आपको याद हो 2024 में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, ऐसा ही कुछ मैच था। उस दिन ऑस्ट्रेलिया को हमें हराना था, हालांकि हम नहीं भी हराते तो भी हम सेमीफाइनल जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना था और उसको 23 का बहुत गुस्सा था। उसने उस दिन जिस तरीके की बल्लेबाजी, जिस तरीके से मारा था ना ऑस्ट्रेलिया को, सेम संजू ने किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारे संग क्या हो रहा है भाई, और जब तक उनको समझ में आता, इंडिया में जीत गई। और वहाँ से तय हो गया था कि संजू का होगा ये वर्ल्ड कप। और देखा आपने कल, मैन ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। टूर्नामेंट से पहले आप टीम में भी नहीं हो, मतलब आप 11 में भी नहीं हो, प्लेइंग 11 में, सोच में भी नहीं हो लोगों के कि प्लेइंग 11 में संजू होगा। और जब टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के निकलते हो। भाई क्या स्टोरी है ये, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, गजब यार। बहुत ही, एक तो वो इंसान इतना बढ़िया है, इतना प्यारा इंसान है, उसके लिए जितनी भगवान से प्रार्थना की जाए ना उतनी कम है। वो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और फिर उसके बाद इंडिया का सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो गया। बहुत सारे ऐसे हमारे दुश्मन थे जो नहीं चाहते थे कि इंडिया फाइनल में जाए, अपने ही दो पड़ोसी थे जो चाहते थे कि फाइनल में इंडिया, सेमीफाइनल में इंडिया ना जाए। कितने तो बाबा बुआ निकले थे जिन्होंने बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, मैं लिख के देता हूँ, वेस्ट इंडीज़ से हार जाएगी, मैं लिख के देता हूँ, मैंने एनालिसिस कर ली है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना खुद साला तुम पैसे लेके मैच फिक्सिंग करते थे, अपने देश को बेच लिए और बात कर रहे हो इंडिया की। खैर वो सब बातें छोड़ते हैं, और आती है बारी इंग्लैंड वाले मैच की। भाई उस मैच में जो हुआ, वो इस वर्ल्ड कप का मुझे लगता है कि सबसे एक जो सुपर ओवर हुआ था साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के बीच में,
उसके बाद ये वाला मैच जो था वो सबसे ज़्यादा कांटेदार था। और इसको मैं ज़्यादा हाई रैंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेमीफाइनल था। वो एक ग्रुप स्टेज का मैच था, लेकिन ये एक सेमीफाइनल मैच था जहाँ पे थी ये चीज़ कि यार मतलब था एक इंडिया ने जो स्कोर बनाया था, एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार ये कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बट जिस तरीके की बल्लेबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बैथल ने की, बाप रे, उस बंदे की जितनी तारीफ की जाए कम। अगेन संजू ने वो इनिंग खेली जिसकी बहुत ज़रूरत थी इंडिया को। अगेन वो 89 पे ऑल आउट हुआ। उसने नहीं सोचा अपने सेंचुरी के बारे में, वो छक्का ही मारने गया फिर भी। और इंडिया टीम का जो टारगेट था ना कि यार हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, हमें अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच मिल गई तो हम 250 पौने 300 मारेंगे ही मारेंगे, हुआ तो 300 भी मारते हैं। वो इंटेंट इंडिया का दिखता था भाई, वो डोमिनेंस इंडिया की बैटिंग में दिख रही थी। और वो चेंज हुआ था अचानक से जिम्बाब्वे की मैच के बाद से बैट्समैन का माइंडसेट। और उसके बाद तो पेलम पाली थी भाई इंडिया की पूरी। संजू ने गजब तरीके की बल्लेबाजी करी, तिलक ने गजब तरीके की बल्लेबाजी करी, शुभम दुबे ने गजब तरीके की बल्लेबाजी करी, हार्दिक पांड्या ने गजब तरीके की बल्लेबाजी करी, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सूर्या ने भी दिया, ईशान ने गजब तरीके की बल्लेबाजी करी, अभिषेक फिर से नहीं चले जो एक प्रॉब्लम हमारे लिए था। लेकिन मुझे यकीन था कि ये बंदा फाइनल में खेलेगा। जैसे विराट कोहली का 2024 वर्ल्ड कप में था ना कि पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला है लेकिन फाइनल में ऐसी इनिंग खेला कि भाई मैन ऑफ द मैच बन गया। मुझे यकीन था कि अभिषेक फाइनल में पक्का एक ऐसी इनिंग खेलेगा जो इंडिया के लिए तो मददगार होगी बल्कि उसके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी मददगार होगी। और सेमीफाइनल इंडिया जीत गई। वानखेड़े हम लोग का जो फेवरेट ग्राउंड है वहाँ पे इंडिया ने अपने लिए फ़ाइनल की टिकट बुक करी। टीम गई अहमदाबाद। जब फाइनल के लिए इंडिया की टिकट बुक हो गई थी और लोग बोल रहे थे कि यार न्यूजीलैंड ने जिस तरीके की साउथ अफ्रीका को हराया है, वो टीम जिसने इंडिया को हराया उसको न्यूजीलैंड ने एक तरफा हराया था सेमीफाइनल में, तो इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एक ऐसे स्टेडियम में जिसको हम अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी नहीं मानते हैं, बल्कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि उस दिन जो टीम बेहतर खेलेगी, जिस टीम का लक थोड़ा सा ज़्यादा उसके साथ होगा, वो टीम मैच जीतेगी। वो और यही है क्रिकेट की कहानी। और मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत रही है। बस अब जो फाइनल है वो कांटेदार होगा या वन साइडेड होगा, वो इंडिया पे है। टॉस जीत के मिशेल सेंटनर गेंदबाजी का फैसला करते हैं एक ऐसी पाटा पिच में जहाँ ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई रन तो बनेंगे, बट कितने इनफ होंगे, क्योंकि फिन एलन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी सेमीफाइनल में की थी, मुझे ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे तो जाके कुछ होगा। और शुरुआत होती है और पावर प्ले में हम लोग 92 रन्स बनाते हैं। 92 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अभिषेक शर्मा जिसका पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को इंतज़ार था कि भाई ये कब खेलेगा, खेला उसने और 18 बॉल में हाफ सेंचुरी पूरी कर दी, फास्टेस्ट इस वर्ल्ड कप की। क्या बल्लेबाजी की है उसने। साथ में संजू अगेन 89, नहीं सोचा 100 के बारे में, मारने गया छक्का, कैच आउट हो गया बाउंड्री पे। ये माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी पर्सनल माइलस्टोन के लिए जा ही नहीं रहा था, उनका फिक्स था भाई 250 मारने हैं तो मारने हैं कैसे भी, मुझे नहीं पता, बस मारने हैं। और यही हर बल्लेबाज का इंटेंट नज़र आ रहा था। फिर एक ओवर आता है नीशम का जहाँ पे 3 विकेट गिरते हैं एक ही साथ। संजू का गिरता है, फिर हार्दिक का गिरता है, फिर अपना ये सूर्या का भी नेक्स्ट बॉल में गिर जाता है और टीम थोड़ी सी बैकफुट पे आती है। नहीं तो इस मैच में इंडिया पौने 300 रन मार रहा था बहुत इजीली भाई। वो हार्दिक का नहीं था कल टच बल्लेबाजी में, नहीं गेंदबाजी में। तो कल शायद उसका दिन भी नहीं था। वो तो इतना अच्छा खेल दिया हमारे टॉप ऑर्डर ने, तीनों ने 50 मारी है, 89 अपना संजू ने मारा है कि एक तरफा लेके चली गई इंडिया वो मैच को। और बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। खैर बैटिंग को पहले फिनिश करते हैं। लास्ट में जिस तरीके का मोमेंटम चाहिए था ना इंडिया से ख़त्म करते करते 250 तक पहुंचाने का, वो शिवम दुबे ने अपने कंधे पे लिया। तिलक जैसे बल्लेबाज को सेकंड लास्ट बॉल पे उसने मना किया क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं मारूंगा।
और क्या उसने बल्लेबाजी की है यार, मतलब बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या की जगह अगर शिवम दुबे आया होता तो हमारे शायद और ज़्यादा रन होते, बट ठीक है, जो भी था जैसा भी था। जब 255 बने थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत रही है ये मैच, बट मुझे नहीं पता था कि इतना वन साइडेड कर देगी इंडिया। क्योंकि जब इंडिया गेंदबाजी करने आई तो यार कभी मैच में ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड है मैच में। और जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 15 रन 4 विकेट 3 बोल्ड यॉर्कर में, जिमी नीशम, मिशेल सेंटनर, ये सबको उसने ऐसे बोल्ड किया है ऐसा लग रहा है जैसे गली के बच्चे हैं। अगर मैं बात करने जाऊँ ना यार बुमराह की, तो मैं भाई 1 घंटा उस पर बात कर सकता हूँ उस बंदे में। क्या मतलब क्या बंदा है भाई वो अलग लेवल पे ऑपरेट करता है चीज़ें, वो अलग लेवल पे गेंदबाजी करता है, वो अलग लेवल पे रखता है कुछ, मतलब उस बंदे की भाई वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए ऐसा बंदा है जो दूसरा हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी बॉलिंग ख़त्म हो जाएगी भाई एक टाइम के बाद। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे पास कोई ऐसा बॉलर है जो हमें सामने से बोल के खड़े होके बोले बुमराह की तरह कि भाई मैं जिताऊंगा मैच अकेले अपने दम पे, नहीं है। और हमें वो ढूंढना पड़ेगा, टू बी वेरी ट्रू। खैर बहुत बात हो गई भाई, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपने थॉट्स मुझे बताना कि आप लोग क्या सोचते हो, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, पूरा जो जर्नी मैंने आपको बताया वो कैसा लगा, और कितने खुश हो आप इस वर्ल्ड कप की जीत के बाद। और अब इसके बाद आईपीएल स्टार्ट होगा, जल्दी मैं आपसे आईपीएल में भी मिलूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम लोग ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस और बनाएंगे, लाइव करेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे के साथ में। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।